राम राम, राधे राधे। मैं अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक सोच आप लोगों को बताता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच काम करती है। तो चलते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे बात करना है आज थोड़ा सा। मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं, निस्संदेह। अपने कार्यकाल में देश के लिए कैंसर जैसे मामले निपटाए हैं। मतलब मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत में कैंसर रूपी बीमारियां थी, जैसे धारा 370। धारा 370 के बारे में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू है, लागू थी पहले। तो 65 सालों में, 66 सालों में कोई भी ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने धारा 370 की तरफ आंख उठा के देखा, हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिम्मत किया और उधर देखा, क्योंकि ये 370 की जो बात है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर में जो भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, पूरे देश यानी कि 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश टोटल मिलाकर के पूरे देश का कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां 66 वर्षों में देश का जवान शहीद नहीं हुआ। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का मामला धारा 370, इसीलिए इसे कैंसर कहा जाता है। अब आप ये सोचिए कि कैंसर रूपी धारा 370 को मोदी जी ने हटाया। 66 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उंगली लगा देगा। तो मजबूत तो प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री मजबूत माना जाएगा, सीधी सी बात। दूसरा ऑप्शन चलते हैं राम मंदिर। कहते हैं राम मंदिर का मामला 500 वर्षों से चल रहा था। इस राम मंदिर के मामले में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो उसके लिए साक्ष्य इकट्ठा कर सके। मोदी जी ने वहां हिम्मत दिखाई और उसका साक्ष्य इकट्ठा किया, और साक्ष्य इकट्ठा होने के बाद आखिरकार राम मंदिर की फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया और राम मंदिर का फैसला हो गया और सारे पक्ष शांति से एकदम, मंदिर भी बन गया। तो ये दो मुद्दे देश में कैंसर से बड़े थे, ये मान के चलिए। धारा 370, इधर राम मंदिर वाला मामला। जैसे ही ये मामला उठा पटक में आए, पूरे देश में दंगे दुंगे भड़क जाते थे। तो ये दो बीमारियां, जो बड़ी बीमारियां थी, इससे देश को निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को सदियों याद किया जाएगा। लेकिन हम सिर्फ मजबूती के बारे में बताने के लिए नहीं आपके पास आए हैं। आपके पास आने का और भी कुछ उद्देश्य है। जब इतना कठिन मामला, इतने कठिन मामले पे निर्णय प्रधानमंत्री जी ले सकते हैं, तो आखिर शिक्षा पे क्यों नहीं लेते, रोजगार पर क्यों नहीं लेते? सोचने वाली बात है। सेना में अग्निवीर, जो ये आज अग्निवीर योजना चल रही है, ये मोदी जी की देन नहीं है। ये बीज अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी सरकार कई लोगों की मदद से चलती थी, उन्होंने ये सोचा था कि सेना की जॉब कम समय के लिए कर दिया जाए और पेंशन बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे राजस्व का बड़ा हानि होती है, ऐसा उनका मानना था। उनको, मतलब उनके अधिकारियों कर्मचारियों ने बताया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी हिम्मत नहीं जुटा पाए। रीजन ये था कि लंगड़ी सरकार थी, मजबूत सरकार थी नहीं। और जब मोदी जी के पास मजबूत सरकार आई, तो इन्होंने मजबूती के साथ निर्णय लिया। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, बहुत ड्रामा किया, लेकिन मामला कुछ नहीं, जो चाहा वो निर्णय ले लिया। तो मजबूत सरकार की वजह से ही निर्णय ले पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार की वजह से। अब हम शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, अच्छी लगे तो सुनना, ना लगे तो कोई जरूरी है नहीं। 1000 वीडियो डेली देख रहे हो दिन भर में, मोबाइल अगर है आपके हाथ में है और रिचार्ज है, तो दिन भर में हजारों सैकड़ों वीडियो तो देख ही रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन ये है शिक्षा के विषय। पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, खास करके फॉरेन कंट्रियों में। हमारे यहाँ क्यों नहीं? पूरी दुनिया में रोजगार पर्याप्त मात्रा में है, खास करके फॉरेन कंट्रियों में, हमारे यहाँ क्यों नहीं? सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, ये सरकार देती है, बिल्कुल सही बात है, नहीं दी जा सकती क्योंकि इतनी व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास, और ना इतना सरकार सैलरी दे पाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है ना, कि सारे लोग आवेदन आवेदन ना करें। अब आप देखिए कि आवेदन इतने ज्यादा हो रहे हैं, कहीं 10 पोस्ट, 15 पोस्ट आ रही है, तो उसके लिए पता लगा 1.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, 3 लाख फॉर्म पड़े हैं। 10,000 पोस्ट आ गई, पता लगा 20 लाख फॉर्म आ गए। तो अगर बेरोजगारी नहीं है, तो ये फॉर्म आ क्यों रहे हैं?
अभी हाल में उत्तर प्रदेश का बजट आया है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हमारे यहाँ बेरोजगारी है ही नहीं। वहाँ के वित्त मंत्री जो है सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर के, बड़ा आश्चर्य का विषय है, यहाँ बेरोजगारी नहीं हो गई, ऐसा कह रहे हैं। और यही केजीएमई में भी वैकेंसी आई थी लखनऊ में, 93,000 फॉर्म पड़े थे 18 पोस्ट के लिए। ये बेरोजगारी नहीं है, या तो फिर आंखों में डिस्टर्बेंस है मंत्री जी के, और या तो इनके जो सिपाही हैं वो इनको बता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो उनकी विषय की बात है, ज्यादा हम वहाँ डीपली नहीं जाना चाहते, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो जब सरकार ये कहती है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए व्यवस्था बनाओ ना भाई। कर क्या रहे हो? पूर्ण बहुमत में हो, दिल्ली में बहुमत में हो, कर क्या रहे हो? आपके पास बीसों हजार प्राइमरी विद्यालय बंद करने के लिए ये बता रहे हो कि यहाँ बच्चे नहीं है। आखिर बच्चे होंगे कहाँ से? जब आपने व्यवस्था ही नहीं दी तो बच्चे रहेंगे कहाँ? सरकारी विद्यालय में आज कौन पढ़ रहा है? जिसके पास पैसे नहीं है, और जिसके पास भी पैसे की व्यवस्था है वो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। सरकार पूर्ण बहुमत की है, और सौभाग्य की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी परिवारदार आदमी भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है उनके परिवार में। उनको किस चीज से माया है? माया तो होनी नहीं चाहिए, संत आदमी है, संत महात्मा आदमी को माया होती नहीं है। वो तो पूरे देश को, पूरे समाज को ही अपना संतान समझते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे संतों के लिए। तो अब जब आप ऐसे हो तो ये जो अधिकारी, ये कर्मचारी, ये प्रमुख सचिव दुनिया भर के हैं आपके पास, ये आपको सलाह सही क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको सही सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं? सही सलाह के पीछे रीजन ये है कि जो सरकारी विद्यालय है, हमारा आस रहेगी, तो जो ये सरकारी विद्यालय हैं उनमें बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। बेसिक शिक्षा अधिकारी लगे हैं, शिक्षा मित्र लगे हैं, सरकारी टीचर लगे हैं, सारे लगे हैं, और जितने टीचर हैं वहाँ वेल क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है प्राइवेट विद्यालय में बहुत अच्छे टीचर रखे हुए हैं, टैलेंटेड बहुत टीचर हैं, वहाँ बहुत टैलेंटेड टीचर हैं सरकारी विद्यालय, लेकिन सरकार उस दिशा में काम नहीं कर पा रही। हर दिशा में आपकी नजरें हैं, चलो मानते हैं, तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ भैया, क्योंकि अभी केजीएम में देखा मैंने ना, तो हर दिशा में आपकी नजरें हैं, बात सही है, चलो, लेकिन इस दिशा में भी नजर होनी चाहिए ना। ये बेसिक रीढ़ है आपकी, ये हमारे आने वाली जनरेशन की रीढ़ की हड्डी है, और हड्डी की स्थिति ये है, उसको मजबूत ही नहीं कर रहे हो। ठीक, डेट्स ऑल। अब आप सुनिए हमारी बात, मेरी कोई मेरा आर्डर नहीं है, सिर्फ प्रार्थना है। अगर विधानसभा में कोई ऐसा बिल ले आए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छा लाना आसान इसलिए है क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, दूसरी बात जो एक बार योगी बाबा ठान लेते हैं वो कर डालते हैं, तो करके दिखाओ। ये मेरा अपना आशा है कि करो कुछ, कुछ ऐसा निर्णय कर जाओ। जैसे आपने कहा कि अपराधी मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश, तो काम किया आपने, तो वैसे यहाँ भी काम करने की जरूरत है, करिए आप। और आपसे इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप कर सकते हो। आप कर क्या सकते हो? विधानसभा में बिल ले आओ, सरकारी विद्यालय से ही कक्षा 1 से लेकर के पढ़ोगे, हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन, तभी सरकारी नौकरी में आप आवेदन कर पाओगे, नहीं तो आपका फॉर्म लिया ही नहीं जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन डालोगे, आपकी मार्कशीट डाले, सरकारी स्कूल से पढ़े नहीं हो, बाहर हो जाओ, तुम्हारा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो और ऐसे ही दिल्ली सरकार को एक बिल देना चाहिए पूरे देश के लिए। दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लंगड़ी नहीं मानेंगे उसे, क्योंकि हिम्मत नहीं है चीन से पी करने की, क्योंकि ईडी सीबीआई सब हाथ में है उधर, इवन न्याय विभाग भी जो चाहेंगे वो करेंगे, सब जान रहे हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है, औकात नहीं है चीन से पी करने की। तो जब इतनी व्यवस्था है, इतना कंट्रोल है आपके पास, तो एक सीधा सा बिल लाओ, एक विधानसभा में ले आओ यूपी में, एक ले आओ दिल्ली में, और दिल्ली में ला दो, पूरा भारत मानेगा उसको, क्योंकि सर्वोपरि तो वहां व्यवस्था है भाई, दिल्ली ही कंट्रोल करती है पूरे देश को। तो एक बिल ले आओ, और उसमें जो सरकारी विद्यालय से कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ेगा, वही अगर चपरासी की या क्लर्क बाबू की या पीयून की कहीं कोई वैकेंसी आती है हाई स्कूल स्तर की, तो हाई स्कूल सरकारी स्कूल से पढ़ा है तभी आवेदन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। सीधी सी मैटर खत्म, वही चैप्टर क्लोज, कि आप आवेदन करोगे या नहीं करोगे, कर ही नहीं पाओगे तो करोगे कहाँ से? अब व्यवस्था ये होगी कि जो 12वीं की वैकेंसी है, 12वीं देश बनेगा, क्लर्क बाबू की और बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं जो 12वीं स्तर पे होती हैं, तो उसके लिए वो व्यवस्था है कि 12वीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हो तो आवेदन करोगे, नहीं तो बाहर हो जाओगे, और ग्रेजुएशन में भी बाहर हो जाओगे। यही प्रक्रिया ग्रेजुएशन में भी होगी, ग्रेजुएशन गवर्नमेंट विद्यालय से करोगे। तो जब हमारे यहाँ ये प्रक्रिया हो जाएगी, तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वही आवेदन कर पाएंगे, जो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है वो प्राइवेट जॉब की तरफ पहले से ही बढ़ जाएगा, सीधी सी बात। जैसे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा बच्चा कक्षा 1 से लेकर 10th तक, तो वो जब सरकारी कोई वैकेंसी आएगी तो वो भीड़ नहीं लगाएगा, और दूसरी बात वहां आवेदन कम होंगे, शुचिता पारदर्शिता आसान हो जाएगी करना आपको। तो हिम्मत करिए, इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलेगा नहीं। और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन शायद मुझे नहीं लगता संविधान में करने की जरूरत है, आप व्यवस्था बनाओगे, मिनटों में लगेगा आपके पास। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है, जब डीएम साहब का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार का, कानून गो का, नेपाल का, सेक्रेटरी का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा,
प्राइमरी विद्यालय में नाम लिखवाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी बच्चा वहीं पढ़ेगा। तो वो जो विद्यालय में महीने में आते थे, 2 महीने, 4 महीने हो जाते थे, तो डीएम साहब कोशिश करेंगे डेली 1 घंटा एक सरकारी विद्यालय में विज़िट करने के लिए रख देंगे। अपने आप, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, जाओ विज़िट करके आओ या औचक निरीक्षण कर लो। एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, उनको कहने की ज़रूरत नहीं, जितने गेस्टेड ऑफिसर बैठे हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, तो वो तुरंत विज़िट करेंगे। विज़िट करेंगे, अगर मामला गड़बड़ निकला तो वो लपेटेंगे तुरंत, लिखा-पढ़ी हो जाएगी और लिखा-पढ़ी हो गई तो मामला बैठ जाएगा। तो कक्षा 1 से ही नींव मजबूत हो जाएगी और स्कूल जो विद्यालय परिसर है, उसे विद्यालय मत कहिए, उसे और एक मेरा अपना ये सुझाव है कि विद्यालय को जो स्कूल या विद्यालय या कॉलेज कहा जाता है, ये शब्द मुझे थोड़ा-सा कम अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों? मेरी अपनी इच्छा है कि जैसे प्राइमरी विद्यालय है, तो उसे प्राइमरी मंदिर बना दीजिए। उसका नाम रख दीजिए, पूरे यूपी में जैसे जितने स्कूल हैं प्राथमिक पाठशाला, तो उसे पाठशाला नहीं, प्राथमिक मंदिर हो जाए। और तो इसी प्रकार मतलब विद्यालय शब्द ही हटा करके सीधा मंदिर बना दो, करकट खत्म। क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करके, जिस जहाँ गुरु से ज्ञान अर्जित करके आगे बढ़ के अपने जीवन को चलाते हैं और समाज को कुछ देते हैं, देश के विकास में योगदान देते हैं, तो बहुत कुछ करते हैं। तो ये हमारा अपना अपनी पर्सनल सोचने का नज़रिया है। दिन भर में हज़ारों, लाखों, करोड़ों वीडियो देखते होंगे, पसंद आए तो देखिएगा, सुनिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। ये मेरी अपनी सोच है। देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए। फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था में आयुष्मान और ये सब कार्ड-वार्ड बाँटने से कुछ होना नहीं है। हॉस्पिटल भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, सब कुछ व्यवस्था चाहिए। उसके लिए अलग एक वीडियो बनाएँगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।